नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर करेंगे सोने के साथ, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में तो अच्छी खासी यहां पर घटत हो चुकी है, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक के नोटिफिकेशन में कोई चेंज अभी तक देखने को नहीं मिला। कितना है किससे फायदा और कितना है किसको नुकसान, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर खाने के तेलों की, जहां पर हमने लगातार गिरावट प्राइसेस में आते हुए देखी है। पाम के छोड़कर बाकी सभी तेलों में यहां पर भारी गिरावट है, लेकिन त्योहारी मांग से पहले यहां पर किस तरह की इंपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर हमने उठापटक लगातार बनते हुए देखी है बाजारों में। इन डिटेल्स पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एसडी गुथरी के सीओओ संदीप भान। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत लेकिन सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और खरीदारी यहां पर अच्छी खासी देखने को मिली है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज यहां पर शायद सरकार से छूट गई है। बजट के बाद भी ज्वेलरी और डायमंड सेक्टर पर हमने देखा है कि लगातार तेजी है। बजट में कई चीजों पर सरकार शायद ध्यान नहीं दे पाई, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक पर सरकार ने कुछ नहीं किया। इसमें कैसे यहां पर हम मूव्स देखेंगे? सुरेंद्र जी, ये सवाल पहले आपसे है, क्योंकि हमने ड्यूटी में तो कट देखा यहां पे 15 से 6% का, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक में हमने यहां पर कुछ होता हुआ नहीं देखा। आपको लगता है कि ये एक मिस है सरकार की तरफ से, और इसका कितना इम्पैक्ट या कितना फायदा कहें इंडस्ट्री ले रही है? देखिए, बजट आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और जैसे कि सबको पता है कि गोल्ड पर ड्यूटी 15% की जगह 6% कर दी गई और सिल्वर पर भी ड्यूटी 15% की जगह 6% कर दी गई। तो हुआ ये कि ड्यूटी ऑलमोस्ट लगभग गोल्ड पर 5,90,000 रुपए पर किलो ड्यूटी कम हुई और सिल्वर पर 7,600 रुपए ड्यूटी कम हुई। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे पता नहीं कि ये रह गया है या सरकार ऐसा क्यों चाहती है। सरकार ने जो ड्यूटी ड्रॉबैक का जो नोटिफिकेशन था, जो 2023 में आया हुआ था, उसको अभी तक चेंज नहीं किया है। ड्यूटी ड्रॉबैक अभी भी यदि आप गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं तो 1 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक 7,04,000 रुपीज मिलता है, और 1 kg चांदी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक 8,949 रुपीज मिलता है। अब एक्चुअल ड्यूटी जो है वो गोल्ड पर 3,90,000 लगती है और सिल्वर पर 5,100 पर केजी लगती है। तो इन शॉर्ट में कहूं तो यदि सरकार को ये ड्यूटी ड्रॉबैक का सर्कुलर तुरंत जो नोटिफिकेशन है वो नया नोटिफिकेशन लेकर आना चाहिए और इसको अलाइन विद ड्यूटी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्यूटी लगभग 4 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप उसमें 7 लाख रुपए का ड्यूटी ड्रॉबैक का रिफंड कैसे दे सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर। तो हमने ये सरकार के ध्यान में ये बात लाई है। मुझे पता नहीं कि ये स्टेप या तो जिन लोगों ने ऑलरेडी 15% ड्यूटी पेमेंट कर दी है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये किया गया है, या किस वजह से ये नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं किया गया और नया नोटिफिकेशन ड्यूटी ड्रॉबैक का लाना चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है सर। ऑलराइट, तो ये इब्जा की तरफ से रिक्वेस्ट है सरकार को कि यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक का जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाना चाहिए। आपने दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कही मेहता जी। एक तो ये कि सरकार से या तो ये मिस है या फिर सरकार इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो लोग 15% ड्यूटी पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं उनको शायद ड्यूटी ड्रॉबैक का जो फायदा है वो शायद मिले। लेकिन क्या क्वांटम है इसका, अगर पिछले एक ही महीने की बात की जाए, क्योंकि बजट को 1 महीना हुआ है, तो किस तरह के नंबर सोने में और चांदी में फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं हम इन सेंस ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक? नहीं, देखिए, ये पिछले 1 महीने के एक्चुअल नंबर्स तो अभी तक किसी के भी पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि मैं पिछले साल के आंकड़े देखूं तो लगभग लगभग हम लोग 150 टू 170 टन का सालाना एक्सपोर्ट करते हैं। तो यदि मैं महीने में 10 टन का भी एक्सपोर्ट गिन लूं गोल्ड ज्वेलरी का, तो मुझे लगता है कि इससे सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो चुका होगा, यदि ये 10 टन के एक्सपोर्ट के नंबर जो एक प्रोबेबल नंबर्स हैं, यदि वो नंबर सही हैं तो इसीलिए ये जरूरी है कि इसको अलाइन किया जाए ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ में, क्योंकि आप 7 लाख रुपए ड्यूटी ड्रॉबैक दे रहे हैं और जबकि ड्यूटी लग ही रही है लगभग 4 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो रहा है।
ये बेनिफिट क्या उन्होंने जो ऑलरेडी 15% ड्यूटी पेमेंट कर दी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है? यदि ऐसा किया गया है तो ये तो बड़ा वेलकम स्टेप है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शायद रह गया है। और हम सरकार को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसको आप तुरंत चेंज कर दीजिए ताकि इसका कोई गैर फायदा ना उठा सके। वेल एब्सोल्युटली सुरेंद्र जी, जो आपने कैलकुलेशंस बताई हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरह के इंपोर्ट्स यहाँ पर गोल्ड के हैं और अगर गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट यहाँ पर देखे जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसे सुरेंद्र मेहता जी ने हमें अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताई है, अगर आप सोना इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी के लिहाज से 390 रुपए प्रति ग्राम आप दे रहे हैं, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक सोने की ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पे आपको यहाँ पर मिल रही है करीबन 704 की। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा ये अंतर है। एंड सुरेंद्र जी, आपकी बात सही है, अगर यहाँ पर सरकार फेवर भी कर रही है ज्वेलर्स को, न्यूट्रलाइजेशन के हिसाब से भी यहाँ पर काम हो रहा है, उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा नुकसान ऑन पर मंथ यहाँ पर हम गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं। और आपकी बात मैं फिर यहाँ पर दोहराना चाहूंगी कि आप सरकार से ऑलरेडी कह चुके हैं कि अलाइन किया जाए ड्यूटी ड्रॉबैक को एज ऑफ नाउ, क्योंकि अब तक यहाँ पर जिस तरह का ये डिसअलाइनमेंट है और जिस तरह का नुकसान सरकार को है, यूजली ऐसा होता ही नहीं है कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर नीचे हो और ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पर ऑन द हायर साइड हो। लेकिन चांदी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। आपने सोने के बारे में बताया पिछले महीने 10 टन जैसा इंपोर्ट हुआ होगा, क्या चांदी में भी ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिसका हम यहाँ पर अपने दर्शकों के समक्ष एक कैलकुलेशन रख सकें? मुझे लगता है कि चांदी का इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है, और क्योंकि चांदी वॉल्यूम वाइज और वैल्यू वाइज बहुत छोटा नंबर होता है, तो इतना मुश्किल है। वैसे चांदी में सरकार को ऑलमोस्ट 4000 रुपीज पर केजी का नुकसान हो रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक की वजह से। चांदी के एक्चुअल नंबर्स अभी मेरे पास नहीं है, एक्सपोर्ट के नंबर्स, तो मैं शायद आपसे वो शेयर नहीं कर पाऊँ। नो वरीज, बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में बताने के लिए। एंड रिपीटिंग इट अगेन कि जो ऑलरेडी यहाँ पर सरकार से गुजारिश कर चुकी है कि इंपोर्ट ड्यूटी को साथ में यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक को अलाइन किया जाए, बिकॉज जिसका जो बीच में गैप है उसका क्लियरली ऑफकोर्स ज्वेलर्स को तो फायदा है ही, लेकिन वो कब तक चलेगा, एंड ऑफकोर्स ये एक अलाइनमेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर धर्मेश, आपका क्या सेंस है सोने के प्राइसेस पे, लेकिन आगे जाते हुए, क्योंकि क्लियरली जैक्सन होल की मीटिंग है आज शाम को, जेरेमी पावेल की स्टेटमेंट बाजार सुनना चाहेगा। उससे पहले जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने सोने में आते हुए देखी है, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? देखिए फंडामेंटली अभी भी सोना काफी फर्म है। अगर आप देखिए ये हफ्ते में इसने एक नया हाई बना के फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कल शाम के सत्र में देखने मिली है। ये एक टेम्पररी करेक्शन है, बट फंडामेंटली अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे रेट्स कट्स के न्यूज मार्केट में ये सिस्टम में आएंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जैसे बॉन्ड्स बढ़ रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है, गोल्ड में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। बहरहाल अगर आप देखिए ऑन द अदर हैंड डॉलर में काफी पिटाई हो रही है, उस कारणवश भी काफी सोने में इसको सपोर्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपया 85 86 के स्तर आपको छू सकता है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी प्राइस में आ सकते हैं और 72,000 से 72,500 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमें 2550 से लेके $2600 के स्तर आपको 1 या 2 महीने के अंतराल में एक स्थिरता बनाते हुए देख सकते हैं। तो मैं फंडामेंटली काफी बुलिश हूँ। मैं सलाह दूंगा कि गिरावट पे आप सोने में निवेश करके चले, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% और इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है यहाँ पे। सोने में खरीदारी करनी चाहिए। अमित, आपका क्या सेंस है, क्या चांदी में भी यही करने की राय देंगे? मनीषा जी, लेवल के लिहाज से देखा जाए तो ओवरऑल बाय का स्ट्रक्चर है। कल एक करेक्शन देखा गोल्ड सिल्वर दोनों में, ये एक अपॉर्चुनिटी को हम यूज कर सकते हैं। लेवल के लिहाज से देखें तो 83,800 इसका एंट्री पॉइंट है आज के लिए। ऊपर में लगता है 85,000 के भाव आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 83,200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस करें। साथ ही साथ मेटल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहां पर बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर अमित, आपकी क्या सेंस है? ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में हल्की सी तेजी देखने को मिली है, जेरेमी पावेल क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मेटल्स में जो बढ़त है क्या आगे जारी रहता हुआ देखते हैं? बिल्कुल, मेटल्स वापस फिर से एक बेस बनाता हुआ नजर आया। पिछले दिनों देखा हमने निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली है। कॉपर 795 के आसपास खरीदारी करें, 805 रुपए का टारगेट रखें, 790 का स्टॉप लॉस बंद करें। एल्यूमिनियम 225 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 223 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 228 रुपए तक के टारगेट एल्यूमिनियम में रखे जा सकते हैं। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो 266 रुपए के आसपास ट्रेडर्स को खरीदारी करने के लिए 270 रुपए तक के आसपास के इसके टारगेट हैं, और नीचे में 264 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑल राइट, तो ये बात हुई मेटल्स की, लेकिन धर्मेश अब क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्या करना चाहिए? यहाँ पर इक्वली वॉलेटाइल मार्केट्स है, द ओनली प्लस पॉइंट इज कि एक रेंज में अब ये फंसता हुआ नजर आया है। अगर आप कच्चे तेल की बात करें, इनफैक्ट मैं ये शो पे 2 से 3 महीने से कंटिन्यूस ये कह रहा हूँ कि आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में है।
और फंडामेंटली कोई तेजी है नहीं, और यही आपको प्राइस में देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो 1000 रुपए का प्राइस में करेक्शन आ चुका है, जहां कमोडिटी मार्केट में जहां 83 84 के स्तर थे नाइमेक्स में, और डोमेस्टिक मार्केट जो 8000 के स्तर थे, अब देखिए ऑलमोस्ट 7000 के इर्द गिर्द आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट काफी स्टेबल रहेगा। 5800 5900 तक के स्तर आपको कच्चे तेल में देखने मिल सकता है। ओपेक चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए, नॉन ओपेक चाहता है कि प्राइस नीचे आए। इलेक्शन है नवंबर में, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर कच्चा तेल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो जुगलबंदी है प्रेशराइज कंटिन्यू रह सकती है। फंडामेंटली कोई डिमांड है नहीं, बट बहरहाल अगर जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा और वहां से आपको एक लंबी तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं सलाह दूंगा जिन्हें निवेश करना है वो आगे के महीने में निवेश करे, जहां पे अगर प्राइस 7000 के नीचे आता है तो नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा महीना रहेगा, वहां पे निवेश करके चल सकते हैं। बट करंट लेवल पे तो यहाँ पे बिकवाली हावी रह सकती है, और 6000 के स्तर आपको एक या दो में भी मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आपको देखने मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के लिए, बट जिन्हें निवेश करना है, होल्ड करना है, उन्हें वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा और आगे के महीने में निवेश करने की सलाह दूंगा। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका, और अमित आपका भी साथ में जुड़ने के लिए, उन तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी ली। तो एज ऑफ नाउ बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर सोने चांदी में है, मेटल्स में भी आप खरीदारी के मौके ढूंढें, लेकिन जहाँ तक कच्चे तेल की बात है धर्मेश कह रहे हैं कि कुछ और बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे SD Guthrie के COO संदीप भान, उनसे जानेंगे खाने के तेलों का पूरा प्ले। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और हमारे साथ अब SD Guthrie के COO संदीप भान हैं। संदीप नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और हल्की सी रिकवरी हमने यहाँ पर पाम के प्राइसेस में आते हुए देखी है। दो एक सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि भारत में फेस्टिवल सीजन की डिमांड निकल के आएगी, और दूसरा मलेशिया पाम ऑयल स्टॉक्स मार्च से सबसे लोअर लेवल पे हैं। और ऑफ कोर्स तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि इंडोनेशिया ने यहाँ पर अब B40 का जो बायोडीजल का मैंडेट है 2025 का, वो प्रिपेयर करना शुरू किया है। इन तीनों ही चीज़ों में आपको सबसे बुलिश क्यों कौन सा लगता है? थैंक्स फॉर हैविंग मी। इन सब में से सबसे बुलिश पॉइंट इज डेफिनेटली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इस साल प्रोडक्शन हैजंट पिक्ड अप। इनफैक्ट पूरे साल का भी ऐसा लग रहा है कि विल बी अराउंड 500,000 to 1 million टन डाउन कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब जो उन्होंने ये B40 का अनाउंसमेंट किया, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, पर इसका इम्पैक्ट इमीडिएट में नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट अगले साल में आएगा। एंड इट इज डेफिनेटली अ बुलिश पॉइंट अमंग ऑल द थ्री। अगर इंडोनेशिया ने प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं बढ़ाई है और वो B40 मैंडेट भी लेके आते हैं, तो किस तरह की मार्केट फिर हम बनता हुआ देखेंगे इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट के तौर पर और इंडोनेशिया की अपनी डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से? देखिए, ये जो B40 हो जाएगा तो इससे एटलीस्ट 1.5 to 2 million टन ऑफ CPO लोकल बायोडीजल में चला जाएगा। दैट मींस एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो इंडोनेशिया वैसे ही CPO बड़ा कम एक्सपोर्ट हो रहा था, तो थोड़ा बहुत रिफाइंड ओलिन में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था। बट ऑल दिस द CPO डिमांड जो इंडिया को बेसिकली चाहिए, दैट शिफ्ट्स टू मलेशिया। और मलेशिया में अभी आज लेटेस्ट स्टॉक्स जो जुलाई मंथ में डिक्लेयर हुए थे, दैट वाज क्लोज टू 1.73 मिलियन टन, और हम अभी भी उसी लेवल के आसपास घूमेंगे। मलेशिया में अभी वी आर नाउ आल्सो एंटरिंग इनटू द पीक मंथ्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला महीना सितंबर माइट बी द पीक, और लेटेस्ट अक्टूबर। उसके बाद वी आर आल्सो गोइंग इनटू द ड्रॉ डाउन इन प्रोडक्शन मंथ्स। उसका बाद में इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है, जो मार्केट में ये जो रिकवरी आ रही है। संदीप, जो नंबर्स मैं देख रही थी और चार्ट्स जो मुझे मिले हैं, उस हिसाब से मलेशिया का पाम ऑयल स्टॉक मार्च से अब के लोएस्ट लेवल पे है। आगे जाके ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि मेजर प्रोडक्शन आएगी, हम माल बढ़ता हुआ भी देखेंगे। पूरा कैलकुलेशंस अगर करें तो आप कैसे देखते हैं फिर बाजार बाय द टाइम इट इज सितंबर एंड अक्टूबर? देखिए, अभी जो पाम ऑयल इज बैक टू द सेम प्राइस एज सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। इसके चलते जब ये सेम ऑयल होगा तो इंडिया से एक्सपेक्टेड डिमांड इज टू going to slow down. Definitely September will see a lower imports from India. Main reason being कि अब ये palm oil और soybean oil, sunflower oil same price है। इसके चलते थोड़ा सा रिकवरी स्टॉक्स में मलेशिया में आ सकती है at the cost of lower imports by India। अच्छे खासे नंबर्स हैं इंडियन इंपोर्ट्स के, इस बार हमने देखे हैं नियर रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए, और बाजार को लगता है कि जब तक चीपर इंपोर्ट्स आते रहेंगे शायद ये ट्रेंड चलता भी रहेगा, स्पेशली अहेड ऑफ फेस्टिव डिमांड भी बढ़ जाती है। किन नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरह का इंपोर्ट पाम का इंडिया देखेगा? देखिए, अभी सबसे मेजर फैक्ट है कि अब पाम ऑयल चीप इंपोर्ट्स में आने रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि सितंबर में इंडिया बड़ा डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, मेनली बिकॉज पाम अब चीपर ऑप्शन रहा नहीं। हमें आज सोयाबीन ऑयल इज आई थिंक $10 to $15 cheaper than palm oil. So definitely palm की जो डिमांड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी इंडिया की। But overall still we will see 700 to 800,000 tons imports going to India.
संदीप, प्राइसेस कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स लास्ट 2 बार जो आके आपने मुझे प्राइसेस दिए हैं, एब्सोल्युटली चाहे आपके डर के मारे उसी रेंज में रहते हैं, अब यहाँ से क्या सेंस है? देखिए, प्राइसेस में अभी 2 पार्ट्स है। एक तो ये नियर बाय मंथ प्रीमियम्स है, स्पॉट मार्केट दैट इज बेसिकली सितंबर शिपमेंट, वो फ्यूचर्स मार्केट में अभी 39 40 50 के आसपास घूम रहा है। दैट इज गोइंग टू रिमेन इन दैट रेंज ऑफ पर्टिकुलरली maybe 3850 to 4000 range, but forward months it looks like we'll be continuing in the range of 3700 to 3900. 3700 to 3900. हाँ जी, forward months basically is the October, November, December. Done. But that scenario can change if there is any significant drop in production or ringgit goes more stronger. Abhi to ringgit looks to be stable, at least is now roaming around 4.37, 38 ke aaspas. But if there's something more stronger ringgit, then in terms of dollar prices might go higher, ringgit prices might go lower. Ringgit and production will be key for the prices now. डन। 2 और पॉइंट्स है यहाँ पे संदीप। एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जहाँ पे हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि 75-76 के आसपास आके अटक गया है ब्रेंट, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरा, अगर इन केस इंडिया यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज में कुछ छेड़छाड़ करता है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, पाम ऑयल ने अपने आप को डिकपल कर दिया हर बाहर के फैक्टर से, क्योंकि इसके खुद के फंडामेंटल्स बड़े तेजी के हैं। सो आज if India does lower duties or India does lower demand, we are now going into the months जहां पे प्रोडक्शन कम होता जाएगा। सो उसका इमीडिएट फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स के लिए कोई बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा नहीं, मेनली बिकॉज वी विल बी इनटू अ लोअर प्रोडक्शन मंथ्स नाउ। ऑलराइट। तो संदीप, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, इंडियन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें, तो जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे? बिकॉज जो आपकी रेंज है 3700 3900 पाम की, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया यहाँ पर कंज्यूम करता है, चाहे वो होरेका है, इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह है, आपको नहीं लगता एज ऑफ नाउ कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे? एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पाम को ऑल्सो कंपीटिंग ऑयल से में बड़ा प्रेशर है, उसके चलते पाम को अपसाइड बड़ी कम लग रही है, क्योंकि कंपीटिंग ऑयल्स आर गेटिंग डिस्काउंटेड टू पाम। सो उसके चलते फिर पाम विल डेफिनेटली लूज इट्स डिमांड, जैसा अपन ने जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ दिस ईयर देखा था। फेयर पॉइंट दैट। संदीप, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और प्राइसेस, डिमांड, ट्रेड और पॉलिसीज पर भी अपनी यहाँ पर राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।